तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आइए सीधे रुख करते हैं सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर का, और बड़ी खबर सामने आ रही है। पीओके में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। ये बड़ी अपडेट पीओके को लेकर, जहां पर विरोध की आग तेज होती नजर आ रही है। रावलकोट में स्थिति जो है काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारियों का दमन यहां पर लगातार जारी है। तस्वीर आपके सामने रखेंगे, लेकिन उससे पहले आपको बताएं पाकिस्तान के किस तरीके के हालात बने हुए हैं, और ऐसे में पीओके में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है। वहीं रावलकोट में स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है, क्योंकि यहां पर लगातार विरोध होता नजर आ रहा है। प्रदर्शनकारियों की जो संख्या है वो दिन ब दिन बढ़ती नजर आ रही है। ऐसे में प्रदर्शनकारियों का लगातार जारी है। तो ये स्थिति फिलहाल अभी रावलकोट में बनी हुई है प्रदर्शनकारियों को लेकर, क्योंकि लगातार यहां पर विरोध की आग जो है धधक रही है, बढ़ती नजर आ रही है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहां पर निर्दोष लोगों पर पार का ये क्रूर एक्शन देखा जा रहा है, जिसके चलते प्रदर्शनकारियों का गुस्सा जो है सातवें आसमान पर है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं कि रावलकोट की क्या कुछ स्थिति फिलहाल अभी बनी हुई है। यहाँ पर स्थिति काफी तनावपूर्ण बनी हुई है। प्रदर्शनकारी जो हैं वो लगातार प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। गौरतलब है पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर यानी कि पीओके और बलूचिस्तान को लेकर एक बार फिर पाकिस्तान की सरकार और सेना सवालों की घेरे में है। भारत ने पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान की ओर से कराए गए चुनाव को सिरे से खारिज कर दिया है। साथ ही साथ वहां चलाए जा रहे निर्दयी दमन पर गंभीर चिंता भी जताई है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान पीओके में लोकतांत्रिक अधिकारों का दमन कर रहा है, और वहां कराए गए चुनावों का वहां पर जो चुनाव हुए उसकी कोई वैधता ही नहीं है। इस पर भारत का कहना है कि पाकिस्तान के कब्जे वाले जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ बल प्रयोग किया जा रहा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक पीओके में इस कार्रवाई में 40 से ज्यादा लोगों की मौत भी हो गई है, जबकि कई अन्य गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। हमारे बहुत सारे भाई जख्मी हो चुके हैं। अल्लाह की तो आपको बता दें विदेश मंत्रालय का भी इस पर जो कहना है, बयान जो है वो भी सामने आया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि पीओके के लोगों के प्रति पाकिस्तान के रवैये को ये दर्शाता है। भारत ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के राजनीतिक मामलों के सहायक ने सार्वजनिक रूप से स्वीकार किया है कि जिन मुजाहिदीनों को पाकिस्तान ने प्रशिक्षित, वित्त पोषित और हथियार देकर भारत भेजा था, वो अब पाकिस्तान के खिलाफ हथियार उठा चुके हैं। विदेश मंत्रालय ने इसे पाकिस्तान की नीतियों पर गंभीर सवाल खड़ा करने वाला बताया है। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील की है कि पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में मानवाधिकार उल्लंघनों और हालिया घटनाओं की निष्पक्ष जांच करवाई जाए और जिम्मेदार पक्षों को जवाबदेह ठहराया जाए। तो वही विदेश मंत्रालय ने एक बार फिर दोहराया कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत का अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। भारत का कहना है कि ये क्षेत्र भारत का हिस्सा थे, हैं और हमेशा रहेंगी। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान के तंत्र यानी कि पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर में शांतिपूर्ण नागरिकों के खिलाफ लगातार निर्मम बल मतलब कि रूथलेस फोर्स का इस्तेमाल कर रहा है, और इस सख्त कार्रवाई में 40 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है और कई एक और लोग जख्मी ढंग से घायल हुए हैं। पाकिस्तान अधिकृत जम्मू कश्मीर के निर्दोष लोगों के प्रति उनका पूर्ण तिरस्कार तब खुलकर सामने आया जब उनके रक्षा मंत्री ने विरोध कर रहे नागरिकों को दुश्मन करार दिया। इसके अलावा राजनीतिक मामलों पर उनके प्रधानमंत्री के विशेष सहायक ने खुले तौर पर यह स्वीकार किया है कि जिन मुजाहिदीनों को पाकिस्तानी एस्टेब्लिशमेंट ने भारत के खिलाफ भारत का खून बहाने के लिए उनको हथियार दिया, उनको ट्रेनिंग दिया, अब उन्होंने अपनी बंदूकें अपने ही देश की तरफ मोड़ लिया है। ये तथाकथित चुनाव पाकिस्तानी तंत्र के लिए एक अपमानजनक अस्वीकृति के समान है। एक हिंसक शासन का सामना करते हुए वहाँ के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय संगठनों से गैरकानूनी हत्याओं की स्वतंत्र जांच की मांग की है। हम आग्रह करते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को पाकिस्तान की हरकतों की बारीकी से जांच करनी चाहिए
और उसके अत्याचारों को के लिए जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। तो पीओके में जिस तरह की स्थिति बनी हुई है और पाकिस्तान की हर ओर थू-थू हो रही है, उसी को लेकर आज चर्चा करेंगे, क्योंकि अपने आप में ही ये बड़ा विषय बना हुआ है पूरे वैश्विक पॉलिटिक्स के अगर लिहाज से देखें, क्योंकि लोकतंत्र के नाम पर जिस तरह की तानाशाही यहाँ पर देखने को मिल रही है, अपने आप में ही पाकिस्तान एक बार फिर से सवालों के कटघरे में है। चलिए, चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं। रिटायर्ड कर्नल एसके मलिक हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जो कि डिफेंस एक्सपर्ट हैं। यासिन मलिक जुड़ चुके हैं, सीनियर जर्नलिस्ट ऑफ पाकिस्तान, और रिटायर्ड मेजर जनरल अनुज माथुर जुड़ चुके हैं डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पर। आप तीनों का ही सबसे पहले तो लाइफ टाइम्स में बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहले मैं यहाँ पर सवाल लेना चाहूंगी यासिन मलिक जी आपसे, क्योंकि आप तो सीनियर जर्नलिस्ट है। जिस तरह की स्थिति यहाँ पर नजर आ रही है, लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, जिस तरह की यहाँ पर अवहेलना हो रही है, जिस तरह से मजाक बन गया है पाकिस्तान में, क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैडम, एक तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरा, बिल्कुल जी, इंसानी बहुत बड़ा अलमिया जन्म ले चुका है। एहतजाज कहीं पर भी हो और इंसानों को तमाम उनके हकूक़ की स्ट्रगल के लिए हेल्प आउट होनी चाहिए, उनके साथ रियासत माँ जैसा सलूक करे। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, वो आपके कश्मीर में भी हुई और इस कश्मीर के हिस्से में भी अब होना शुरू हो गई हैं। पहले ऐसा नहीं था। और कल भी DGISPR ने कहा कि ये सबसे लाडला 3 बच्चा है हमारा, आज़ाद कश्मीर जिसका नाम है। इसके हकूक़, इसमें आटा, इसमें बिजली के रेट सब कुछ बड़े कम है। लेकिन पहली मर्तबा लगा है कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है कश्मीर के अंदर भी। तो ऑब्वियसली नंबर ऑफ पीपल हैं जो यहाँ पे लीड कर रहे हैं, तो वो इस पे बात पे भी अब सोच विचार कर रहे हैं कि कैसे स्टेप डाउन किया जा रहा है। अंदरूनी खाना खबरें रात से ये चल रही हैं कि अमन कमेटी ने भी अब गुंजाइश निकाली है, और अब सुनी सुनाई खबर यही है कि कुछ ना कुछ बेहतरी की तरफ हालात जा रहे हैं। इसमें मैं 2-3 चीज़ें और ऐड ऑन करना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में हमने देखा है कि ये आखिरी 3-4 सालों में बहुत ज़्यादा कशीदगी रही है। हिंदुस्तान के अंदर हम जब बात करते हैं, तो हिंदुस्तान ने तो कश्मीरियों के हकूक़ को जब आर्टिकल को ख़त्म किया तो बहुत ज़्यादा ख़त्म किए गए। कश्मीर के यहाँ नस्ल कशी की गई, मुसलमान कश्मीरियों को बहुत तंग किया गया। लेकिन वो सूरत हाल यहाँ पे आपको देखने को नहीं मिलेगी। यहाँ पे जो 1-2 मुतालबात हैं, उनके ऊपर डेडलॉक है, 40 के 40 मुतालबात मान लिए गए हैं। और मुझे लगता है कि बाज़ दफ़ा चीज़ें कुछ नवीज़ सुनाती हैं। आपको ये सुन के भी हैरानगी होगी कि ये नवीद मुझे लगता है कि बेहतरी की नवीद है। अब दोबारा से वो चीज़ें रिफर्ब करने की नवीद है, जैसे कि एक अबूरी सूबा गिलगित बल्तिस्तान का बनाया जा रहा है। मुझे लगता है कि शायद ये स्टेप आउट है या ये स्टेप इन है, इस जानिब भी कश्मीरियों का भी एक सूबा बना दिया जाए और उनको भी इलाके पाकिस्तान और मुकम्मल तौर पे जिस तरह इंडिया के अंदर हुआ। मेरा ये अपना तजिया भी है और राय भी है, भी होना भी इसी तरह चाहिए कि कश्मीरियों को भी साथ मिला लेना चाहिए। सो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये जो नेगेटिविटी हुई है, या कहीं ना कहीं ये जो एहतजाज हुआ है, या कहीं ना कहीं ये जो शहादतें हुई हैं, इनका पॉजिटिव पर्सपेक्टिव ये होगा कि दुनिया अब देखेगी कि हम कश्मीरियों के साथ मजीद, पहले वो जो कहते हैं ना कि कश्मीर एक हिस्सा है, अब कश्मीर सिर्फ जी। हिस्सा नहीं, कश्मीर हमारे दिल की तरह हमारे साथ धड़केगा और हम कश्मीर को मजीद लेकर चलेंगे। नहीं, कश्मीर को तो लेकर चलेंगे, लेकिन जिस तरह की स्थिति है यहाँ पर, जो कश्मीर है, पीओके के जो लोग हैं वो ही प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। बहरहाल यहाँ पर अनुज जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, क्या कहेंगे इस पूरे बात को लेकर, क्योंकि जिस तरीके से यासिन जी भी कह रहे हैं कि बेहतरी के लिए हो रहा है, कितने अग्री करते हैं आप इन बातों से? देखिए, मैं 2-3 चीजें हिस्टोरिकली क्लैरिफाई कर देना चाहता हूँ। जी। इनको भी मालूम होना चाहिए यासीन जी को। देखिए, पहली बात, जब भारत का विभाजन हुआ तो कश्मीर, जम्मू कश्मीर रियासत का भारत में पूरा विलय हुआ था। जिस विलय पत्र पर का जम्मू कश्मीर के महाराजा के दस्तखत थे, वो विलय पत्र एग्जैक्टली सेम था जो बाकी 563 रियासतों के विलय पत्र थे। तो इसमें कोई संदेह नहीं है कि कश्मीर लीगली हर प्रकार से भारत का हिस्सा है, फुल स्टॉप। पहली बात। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं, ये आर्टिकल 370 की बात कर रहे हैं, इनको शायद पता नहीं है कि आर्टिकल 370 क्या है। पहले आप उसको पता लगा लीजिए वो क्या है। और आर्टिकल 370 के हटने से कश्मीरियों के हक और उनके जो चीजें, उनमें बढ़ोतरी हुई है। उसमें कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि कोई हक उनका वापस ले लिया गया। उनके पास बहुत सारे ऐसे चीजें थी जो कि उनको मुहैया नहीं थी इस 370 की वजह से। आप देखिए कि पिछले, जब से 2019 के बाद से किस कदर
तरक्की कश्मीर में हुई है उसको आपकी आंखें चौंधिया जाएंगी, उसको अगर आप देख लेंगे। कितने आईआईटीज, कितने आईआईएम्स, कितने मेडिकल कॉलेजेस, कितने इंजीनियरिंग कॉलेजेस, कितने दुनिया के बड़े पुल, कितनी टनल्स वहां पर बनी है, कितने सैलानी जा रहे हैं करोड़ों में। पिछले 6-7 वर्षों में, 7 वर्षों में कश्मीर की हालत इतनी बेहतर हुई है। अब मैं आपको बताता हूं कि जब विलय हुआ था उसके बाद पाकिस्तान ने हमला किया, ये इतिहास है, रिकॉर्डेड। हमला जब पाकिस्तान ने किया तो कश्मीरियों ने पाकिस्तान को वहां से खदेड़ा। जो पाकिस्तान की सेना के खिलाफ लड़ा था वो कश्मीरी था। इसका मतलब यह है कि कश्मीर कभी भी पाकिस्तान के फेवर में नहीं था, कोई इसमें संदेह नहीं होना चाहिए। इसीलिए वो अभी तक बात कर रहे हैं कि वो आजाद कश्मीर ये है, और ये जो कश्मीर का छोटा भाग उनके हाथ कब्जे में रह गया उसको 77-80 वर्षों से वो ये चीज बता रहे हैं कि वहां पर ये हो रहा है, वहां पर ये हो रहा है। आज जब आजाद कश्मीर, गुलाम कश्मीर जिसे कहते हैं पीओजेके का आदमी देख रहा है कि हम कहाँ हैं और वो कहाँ है, उसको लग रहा है कि पिछले 78-80 साल से लगातार पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने हमको कोई मुगालते में रखा है, पहली बात। दूसरी बात, हमारे कश्मीर को सिवाय आतंकवाद के, आतंकवादी अड्डों के, आतंकवादी ट्रेनिंग कैंप्स के, आतंकवादी लॉन्च पैड्स के और हाथों में हथियार के कुछ भी नहीं दिया। भारत ने किसी भी तरफ के कश्मीरी को कोई भी हथियार नहीं पकड़ाया। लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों तरफ कश्मीरियों के हाथों में हथियार पकड़ा करके उनको लड़वाने का काम पाकिस्तान की सेना और आईएसआई ने किया। ये समझ में आ गया है वहां के लोगों को, और यही वजह है वहां पर इतना ऑपोजिशन। 1 मिनट है ना प्लीज वैष्णव, 1 मिनट। उसमें वहां इतना ऑपोजिशन हो रहा है। उसके अलावा कोई प्रगति आप देखिए, राजनीतिक उपेक्षा, संसाधनों की कमी, बेसिक चीजों की का वहां पर अवेलेबल नहीं होना या कम होना, संसाधनों का दोहन, जो बात बलूचिस्तान में है एग्जैक्टली वही बात यहां भी है और लोगों को समझ में आ रहा है। तो इसलिए उनको ये पता पड़ गया है कि किसी भी तरीके से कोई वहां पर पाकिस्तान का मंशा वहां की हालत को सुधारने की नहीं है। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात, पाकिस्तान की सेना ने और पाकिस्तान के एस्टेब्लिशमेंट ने, जिसमें 4 बार तो डायरेक्ट मिलिट्री रूल हो चुका है और अब भी मिलिट्री रूल चल रहा है पाकिस्तान में। आर्मी हमेशा, मैं अक्सर कहा करता हूं कि सारी दुनिया के देशों के पास सेना होती है, पाकिस्तान एक ऐसा अजूबा है जहां सेना के पास एक देश है, और वो सेना का काम करने का तरीका यही है कि ताकत का प्रयोग करके जो उनका आक्रोश है उसको दबाया जाए। और यही उन्होंने बंगाल में किया। जनरल टिक्का खान, जो कि बुचर ऑफ बलूचिस्तान के नाम से जाना जाता था, उसको बंगाल में भेजा, ऑपरेशन सर्चलाइट। उन्होंने ताकत का प्रयोग करके उसको दबाने का प्रयास किया और आज के आपके सामने परिणाम है। वही ताकत का प्रयोग करके वो बलूचिस्तान की जेन्युइन डिमांड्स को दबा रहे हैं, आपके पास परिणाम आने वाला है। वही ताकत का, एक्सेसिव फोर्स का प्रयोग करके, क्योंकि ये बात बहुत पुरानी कही गई है, पूरा हिस्टोरिकल फैक्ट है कि जब आप हर चीज को छोटा देख करके और उसको समझते हैं कि हम ताकत से उसको दबा लेंगे और वो खत्म हो जाएगा। मैं ये कह रहा हूं वैष्णव कि ताकत से आक्रोश को कुछ समय के लिए रोका जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। ये बात कश्मीरी जो है उनको पता है, और अब ये बात बहुत ज्यादा आगे मेरा हिसाब से बढ़ चुकी है। और जिस तरीके से आप देखिए, 5 जून को ये प्रदर्शन शुरू हुए, 9 जून को उन्होंने एक ब्रिगेडियर है आकिब, जो कि बुचर ऑफ लाहौर से, नाम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो सकता है, बुचर ऑफ लाहौर के नाम से जाना जाता है, जिसने लाहौर में नरसंहार करके उसको दबाने की कोशिश की थी, उसको 9 जून को उसकी पोस्टिंग कश्मीर में कर दी, क्योंकि एंटीसिपेटेड था कि वहां पर हालात बिगड़ने की संभावना है। इस वजह से उसको वहां भेजा गया ताकि जो उसने लाहौर में किया था उसको वहां पर किया जा सके। आप जिन लोगों को आपने हाथ में स्वयं हथियार पकड़ाए, आज आप उनको आतंकवादी कह करके और उनको गोलियों का निशाना बना रहे हो, तो ये बात समझ में आ चुकी है। ठीक है, यहाँ पर अब जरा एक बार एसके मलिक जी का भी रुख कर लेते हैं। सर, आपको क्या लगता है,
जैसा कि अभी सर ने भी बताया, अनुज जी भी ये कह रहे हैं कि ताकत से कुछ हद तक रोका जा सकता है लेकिन बिल्कुल खत्म नहीं किया जा सकता, और यही नतीजा है कि अब प्रदर्शन और भी ज्यादा तेज हो गया है पीओके में। वहीं दूसरा एक बिंदु यहाँ पर ये भी बड़ा महत्वपूर्ण नजर आया है कि कश्मीर में, जो भारत का कश्मीर है, वहां के जो हालात है, बिल्कुल यासिन जी मैं आपकी तरफ आऊंगी, लेकिन जिस तरीके के हालात यहाँ पर अभी नजर आ रहे हैं कश्मीर में, भारत के कश्मीर में, कहीं ना कहीं वो जो एक खुशहाली कश्मीर में नजर आ रही है, उसको देखकर अब पीओके भी कहीं ना कहीं इन्फ्लुएंस हो रहा है, जिसको लेकर प्रदर्शन तेज हो गया है। क्या कहेंगे? उसके बाद फौरन मैं आप यासिन जी आपके पास आऊंगी। वैष्णो, जय हिंद और आपके सभी दर्शकों को प्यार भरा नमस्कार। देखिए वैष्णो, प्रॉब्लम की शुरुआत तो यहीं से हुई है। कई साल पहले भारत के कश्मीर की स्थिति से, जब वहाँ के लोग आपस में, कुछ इधर हैं, इनके रिश्तेदार उधर हैं, या ये कह लीजिए कुछ लोग उधर, उनके रिश्तेदार इधर हैं। जब कंपैरिजन लाइफस्टाइल में शुरू होता है तो लोग को अपनी एस्पिरेशन के, अपनी मिनिमम डिमांड को आगे बढ़ाते हैं। यही उन्होंने किया। तो उनका अगर देखा जाए इसकी, इसमें ये कह रहे हैं कि यासीन जी कह रहे हैं जो 40 के 40 मांगे मान ली गई है, लेकिन उस मांग का क्या हुआ जिसमें वो कहते हैं कि 12 सीट पे आप खेलते हैं, आप जी। इलेक्शन कराते हैं। एक वहां पे इलेक्शन क्या होता है, ये इलेक्शन कराया जाता है अपने पसंदीदा लोगों को बैठाने के लिए, उसको मैनिपुलेट किया जाता है और उसको स्ट्रेंथन किया जाता है वो 12 सीट के जरिए। या उन ठीक है। लोगों की यही तो मांग है कि हमारी नुमाइंदगी एक तरह से न्यूट्रलाइज हो जाती है जब ये 12 सीट आप आगे कर देते हो, और उसमें पाकिस्तानी जो प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, या वहां के मुनीर साहब है, वो अपने लोगों को उसमें आगे पुश करते हैं। तो देखा जाए उस नुमाइंदगी का कोई ज्यादा मतलब रह नहीं जाता। और जितने भी इलेक्शन ये पीओजे के अंदर हुए हैं, ये एक तरह से पूरे रिग्ड होते हैं। और वहां पे देखिए, वहां की जो नुमाइंदगी है, लोग कितने आए हैं, कितना बहिष्कार हुआ है, बाइकआउट हुआ है। मैंने ये लोगों से ज्यादा, कई स्थानों पर कुछ फुटेज ऐसी आई हैं कि लोगों से ज्यादा एम्बुलेंस वहां देखी गई है। आप जब जो लोग अपनी डिमांड करें, आप उनको आतंकवादी करार दे दीजिए। बहुत आसान है इस पाकिस्तान के लिए। देखिए मैम, पाकिस्तान वो करता है हमेशा, और ये करता रहेगा जब तक उसके ऊपर अमेरिका का हाथ है। बड़ा पॉइंट ये है। और रही बात ये है कि मुनीर साहब आज सत्ता के नशे में, मद में चूर हैं। उनको मालूम है कि मैं जो भी करूंगा उस पर अमेरिका का वृद्ध हस्त है। पाकिस्तान के अंदर इमरान खान को क्यों जाना पड़ा? क्योंकि उन्होंने आवाज उठानी शुरू कर दी, और कुछ चीजें ऐसी थी जो अमेरिका को उन्होंने कंसीडर नहीं की। चलिए, ये तो हो गया बड़ा इश्यू। लोअर इश्यू ये है कि लोग वहां पर आज भारत की तरफ जब देखते हैं कि वंदे भारत चिनाब ब्रिज के ऊपर से 150 की स्पीड से दौड़ती है, और ये फुटेज जी। वो देखते हैं, तो वो कहते हैं कि हम किस नरक में फंसे हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि सॉरी जी बिल्कुल, एस के मलिक जी, सॉरी बिल्कुल आपके पास में यहाँ पर, बिल्कुल बिल्कुल कंटिन्यू। अच्छा, सॉरी। तो देखिए वैष्णव, क्या होता है कि इंसानों की, जब वहां पर वो अपने स्कूल मांग रहे हैं, यूनिवर्सिटी मांग रहे हैं, हेल्थ केयर मांग रहे हैं, अपने कहा चलने के लिए सड़कें मांग रहे हैं कि हमारा बच्चा बीमार हो जाए, हॉस्पिटल तो ले जाएं। और देखिए इनका बजट तो देखिए इनका कितना है। भारत का कश्मीर की ये बात करते हैं, हमारे यहाँ 1,23,000 करोड़ पिछला बजट था कश्मीर का। और यहाँ पर जी। आप पूरा, अगर हम वो करें, कंपेरिजन करना ठीक भी नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर कंपेरिजन की आदत है, हम नहीं करना चाहेंगे। लेकिन चूंकि यासीन जी ने बात कही, भारत के अंदर जो हमारी धारा 370 थी, वो हमारा अपना डिजाइंड एक आर्टिकल था, जो हमने कुछ समय के लिए वहां पर दिया था, जिससे कि वहां पर हम कुछ कंसंट्रेटेड वे में कुछ डेवलपमेंट कार्यों को फोर्स कर सके। लेकिन जब हमने देखा कि ये हमारा एक इंस्ट्रूमेंट हमारे ही खिलाफ, वहां के लोगों के खिलाफ जा रहा है, तो उसको लगाने का अधिकार हमारा, तो हटाने का अधिकार भी हमारा है। पूरी दुनिया में पाकिस्तान रोता रोता फिरा। इमरान खान ने तो यहां तक कह दिया कि हम भारत से कोई संबंध नहीं रखेंगे जब तक कि रेस्टोर के। पाकिस्तान कौन होता है रेस्टोर कराने वाला? ये हमारा मामला है। हम उसको और भी इसके ऊपर संविधान के अंदर अपने आर्टिकल बना सकते हैं, जो कि वहां के लोगों के लिए हितकर होंगे। भारत की सरकार कमिटेड है वहां के लोगों के जीवन यापन के लिए, रोजमर्रा की जिंदगी के लिए, हर चीज, यानी आप समझेंगे हर महीने कुछ ना कुछ नई घोषणाएं होती है। यही तो प्रॉब्लम है कि जब ये खबर पहुंचती है लाइन ऑफ कंट्रोल के दूसरी साइड, तो वो लोग कहते हैं कि हमने ऐसे कौन से बुरे काम किए हैं, बुरे पाप ठीक किए है हैं। मलिक जी, सीधे इसका जवाब यहाँ पर यासिन जी से जरा ले लेते हैं कि यासिन जी क्या कहेंगे। यासिन जी, आप क्या कहेंगे? इससे पहले भी आप बोलने के लिए कह रहे थे, अब जरा बताइए, क्योंकि यहाँ पर इतिहास भी दोहरा दिया गया है अनुसर के द्वारा, और यहाँ पर फिलहाल जो स्थिति भी पाकिस्तान की बनी हुई है, पीओके में जो बनी हुई है, वो भी मलिक जी ने बयां कर दिया। क्या कहेंगे आप इस पर? मिस बिश्नोई, जनरल साहब को भी आपने काफी टाइम दिया और कर्नल साहब ने भी बड़े एक्सप्लेन अच्छे तरीके से किया है।
दो से तीन चीजें मैं इसमें ऐड ऑन करना चाहूंगा। जनरल साहब फरमा रहे थे कि पाकिस्तान जो कश्मीर जो है वो हिंदुस्तान कैसा है। मेरा तो ये मानना है कि पाकिस्तान भी कहीं ना कहीं हिंदुस्तान कैसा था, लेकिन वो वक्त जो 1947 का था जब ये पार्टीशन हुई, अब इसमें बहुत सारी चीजें क्लैरिटी होगी। उसके बाद आप लोगों ने क्या चालें खेली, वो कामयाब हुई नाकाम हुई, वो आपको मुझसे बेहतर पता है। तीन कश्मीर कैसे हो गए, सबसे ज्यादा उसमें कश्मीर ही इफेक्टिव हुआ। अब एक चीन के पास चला गया, एक आपके पास चला गया, एक हमारे पास चला गया। अब अगर उस खित्ते के हवाले से हम बात करेंगे तो बात बहुत दूर तक जाएगी। हमारा जो स्पेसिफिक टॉपिक था, मैं उस पर रहते हुए कुछ चीजें ऐड ऑन करूंगा कि पाकिस्तान का नागरिक खुश है, वो बहुत सारे हालात में बेहतरी की उम्मीद रखे हुए है। यहाँ पे कोई इतना बड़ा एहतजाज कॉल नहीं है, यहाँ पे इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। अब स्टेट ने अपनी एक यासिन जी माफ कीजिएगा, बिल्कुल यासिन जी माफ कीजिएगा, आपको यहाँ पर इंटरप्ट करना चाहूंगी। आप कह रहे हैं कि बिल्कुल हालात सामान्य हैं, सब बहुत खुश हैं। अगर सब बहुत खुश हैं तो फिर पीओके में इस तरह के हालात, इस तरह की तस्वीरें कैसे सामने आ रही हैं? मैडम, बहुत खुश होने से मुराद ये कि ये 40 लाख लोगों की रियासत है और पाकिस्तान का कुल जो आबादी के लिहाज से 26 करोड़ हम कहते हैं कि ये लोग हैं। 26 करोड़ में से 50 लाख लोग अगर एक रियासत 40 लाख लोगों की रियासत में से अगर 10,000 या 20,000 बंदा रोड पे है, तो मैं ये नहीं कह सकता कि पूरा पाकिस्तान इस टाइम प्रॉब्लम का शिकार है। मैं ये नहीं कह रहा कि यहाँ पे दूध की नहरें बह रही हैं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब बड़े हालात नॉर्मल हैं। यहाँ पे बिजली के बिलों का इशू चल रहा है, यहाँ पे मुख्तलिफ और इशूज चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि मैडम हम बिल्डअप कर रहे हैं, कुछ चीजें इकोनॉमी की तरफ, बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। जब से हमने आपसे जंग जीती है उसके बाद हमारा जो इमेज क्रिएट हुआ है, जो बहुत सारी चीजें पाकिस्तान में कौन डेवलप से हुई जंग हैं, जीतने का उसके आप यहाँ पर बाद जिक्र कर रहे हैं यासिन जी? जरा उसको भी एक्सप्लेन करेंगे? अगर 2 मिनट मुझे दे दें, मैं बेशक ठीक जो है, भी बात बिल्कुल, करूं, अगर मेरी आप लोग प्लीज कंटिन्यू यासिन जी। इसके बाद मैं आपकी बात पास करूंगा। ठीक है, आप अगर जी अपने झूठ को सच बोलना चाहे और मेरे सच को झूठ बोलना चाहे तो वो आपकी मर्जी है, लेकिन मुझे 2 मिनट दे देना। ठीक है, उसके ठीक है। बाद आपकी सारी बातें होंगी। हमारा इमेज बेहतर हुआ दुनिया के अंदर, सऊदी अरेबिया के साथ हमारे एग्रीमेंट हुए। मुझे लगता है कि जो सबसे हमारा बैड फ्लॉज है वो ये है कि हम कटोरा लेके आज भी मांगते हैं और हमारे पास कर्जे हम पूरी दुनिया से लेते हैं, और 3-4 ममालिक जो हैं हम उन पे बहुत डिपेंड करते हैं। आईएमएफ की हम बात बार बार करते हैं, चीन की बात करते हैं, हम सऊदी अरेबिया की बात करते हैं। मुझे लगता है कि आपका सका भाई भी हो तो वो आपको कर्जा देगा तो उसमें उसकी कोई ना कोई जो है ना वो एक फायदा होगा या उसकी अपनी एक पॉलिसी होगी जिसके ऊपर हमें अमल करना पड़ेगा। जो हमारा सबसे बैड फ्लॉज है वो सिर्फ एक है और वो है हमारी इकॉनमी। बाकी हम एक गैरतमंद कौम है। हम अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमने घास खा के भी एटम बम बनाया और हमने दुनिया को बताया कि ये मुल्क जो 76 साल से कम उस अरसे में आज़ाद हुआ था, तकरीबन 50 साल आज़ाद हुए हुए होंगे हमें, तो हमने तब एटम बम भी दुनिया को दिखा दिया। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर भी बेहतर हो रहा है, मेट्रो से लेकर हर चीज़ हमारी बेहतरी की जानिब गामजन है। यूनिवर्सिटी, कॉलेज और मुख्तलिफ चीज़ें हमारी क्याम पजीर हो रही हैं। जो हमारा बैड फ्लॉज है इकॉनमी में, उसको 101 तस्लीम करता हूं। और मैं ये भी तस्लीम करता हूं कि हिंदुस्तान ने 1992 के बाद, 93 के बाद जाइए जब आईएमएफ को अल्लाह हाफिज कहा, हमने उसी को सेम लेके चल जाना चाहिए था ताकि कर सके। क्योंकि अगर दुश्मन के अंदर भी कोई बेहतर क्वालिटी है तो मुझे लगता है कि उसको अडॉप्ट करना चाहिए। बट प्रॉब्लम ये आई कि हमें हमारे सिस्टम ने हर 3-4 साल बाद एक नया तजर्बा किया, फिर हर 3-4 साल बाद नया तजर्बा किया, जिसके बाद अब आपके पास मेरे ख्याल में नरेंद्र मोदी को 12-13 साल हो गए हैं। उनकी पॉलिसीज जो भी हों, वो गुजरात को आप सीएम रहे और सीएम के बाद जब उन्होंने किया तो आपके मुल्क में स्टेबिलिटी आती है एक लीडरशिप की वजह से, और लीडरशिप को उसको कंटिन्यू लंबा टाइम करने की वजह से। उनके अंदर जो भी, अब आप उनको प्रधानमंत्री या उनको आप किसी भी क्रेडिट का नाम दे दें, मैं ये कहूंगा कि आपकी पॉलिसीज मच बेटर देन अस। आपने 10-12 साल वो जो मनमोहन सिंह थे उनको भी दिए। मुझे लगता है कि अगर नेक्स्ट आपके गांधी भी आएंगे तो उनको भी आप लोग 10-12 साल देंगे। जो बेहतरीन पॉलिसी है, आप देखें अमेरिका के अंदर बुश ने भी 10 साल गुजारे, फिर ओबामा ने 10 गुजारे, फिर ट्रंप और बाइडेन के तजर्बे में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई। किस्सा मुख्तसर मुझे करने दे, इसको मैं वाइंड अप कर लूंगा। हिंदुस्तान में और मुझे पाकिस्तान में जो मेन फर्क नजर आता है ना वो इकोनॉमी का नजर आता है। और मैं इस मुल्क का एक जो नौजवान हूं और मुझे इस मुल्क के ऊपर बड़ा उम्मीद है, बड़ा ट्रस्ट है कि इसकी जो लीड है जो से मुनीर के हाथों में, इंशाल्लाह आने वाले वक्त में ये मुल्क हर लिहाज से बेहतरी की जानिब गामजन होगा। ठीक है, अब मैं छोटा छोटा रिएक्शन यहाँ पर अनु सर आपसे और एसके मलिक जी आपसे लेना चाहूंगी। अनु जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं आपको एक दो बातें बिल्कुल साफ तौर पे बता देना चाहता हूँ। देखिए, जो चीनाएं होती हैं, अब पाकिस्तान की परेशानी मैं आपको बताता हूँ कि 60 के दशक तक पाकिस्तान की जो अर्थव्यवस्था थी वो भारत से बेहतर थी, और उस अर्थव्यवस्था आज वो भारत के मुकाबले कई
गुना कम है, ये बात वो भी मान रहे हैं और इसमें बहुत अच्छी बात जी। है। उसकी में वजह इनको स्वयं ढूंढने की आवश्यकता है। मैं जो कह रहा था, पाकिस्तान में 4 बाउट्स मिलिट्री रूल के, डायरेक्ट रूल के हो चुके हैं। अयूब खान, याह्या खान, जियाउल हक, परवेज मुशर्रफ। उसके अलावा अभी जो हालात है वो पूरी तरह से जो पाकिस्तान है मिलिट्री के कब्जे में है। आपको मैं ये बता देना चाहता हूँ, मेरा जो 40 वर्षों का तजर्बा है मिलिट्री का, उससे ये पता पड़ना चाहिए कि मिलिट्रीज जो होती हैं वो ट्रेन्ड और डिजाइंड नहीं होती हैं अंतरराष्ट्रीय संबंधों ठीक है। को और देश की प्रगति को आगे बढ़ाने के लिए। एक सेकंड और ठीक है। वैष्णव, और उसकी बिल्कुल। वही वजह से ये इन लोगों को समझने की जरूरत है कि अगर सेना के हम्म। कब्जे में देश रहेगा तो उसकी प्रगति होना मुश्किल है, और यही कारण है कि वो लगातार नीचे की तरफ गिर रहा है। 24 बार इन्होंने ये खुद में इस बात को मान रहे हैं कि इन्होंने ये IMF से बेल आउट्स लिए हैं। बेल आउट का वैष्णव अर्थ होता है जब आपकी अर्थव्यवस्था पूरी तरह खत्म होने की कगार पे होती है तो उसको उबारने के लिए, उससे निकालने के लिए, क्राइसिस से, वो बेल आउट कहा ठीक है। जाता है। तो मेरा ये ठीक मानना है। है कि ये समझने की बिल्कुल मलिक जरूरत जी, है, और आखिरी ये आखिरी इनको क्योंकि समझने की जरूरत है कि बिल्कुल चंद सेकंड बचे हैं, तो मलिक जी मैं आपसे जानना चाहूंगी इस पूरी स्थिति को लेकर, पाकिस्तान POK में जो स्थिति बनी है, आखिरी शब्दों में आप क्या कहना चाहेंगी इस पूरे चर्चा को विराम देने से पहले? तो वैष्णो जी, बहुत ही क्रिस्प रहूंगा, छोटा करूंगा। याशीन जी ऐसे पहले पत्रकार हैं मुझे कितने महीनों में जो पहली बार एक्सेप्ट कर रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री बोलते हैं वही याशीन जी कह रहे हैं। और इस बात में ये बड़े जी। ईमानदार हैं कि देखिए हम कटोरा लेके जाते हैं, कटोरे के साइज अलग अलग है, मुनीर साहब की पॉकेट में और शहबाज साहब की पॉकेट में। जिस कंट्री में जाते हैं, जिस कंट्री की जैसी हैसियत है, वैसा ही कोटा साइज का कटोरा निकाल लेते हैं। देखिए याशीन भाई, ठीक मेरी है। बात सुनो। कोई भी देश, कोई भी युद्ध उधार की तलवार पे नहीं लड़ा जाता। मानिए बात, युद्ध का मतलब आप समझ रहे हो ना, संघर्ष पूरे बिल्कुल। कंट्री का। इकोनॉमी के लिए पूरी दुनिया लड़ती है, इकोनॉमी के लिए आज ईरान और US चल रहा है। इकोनॉमी जिसकी बेहतर होगी वहां के लोगों, और इकोनॉमी ऐसे नहीं आती कि हवा से आ गई, इकोनॉमी आती है बिल्कुल। आपके हर नागरिक की पॉकेट से शुरू होकर इकोनॉमी शुरू होती है, ठीक है। तब वो देश को बिल्डअप करती है। और आपका ठीक है, बस SK मलिक जी, समय का अभाव है। बिल्कुल बिल्कुल समय का अभाव है। ऐसे में देखने वाली बात होगी, क्योंकि अर्थव्यवस्था को लेकर यहाँ पर अब बात होती नजर आई है, और फिलहाल अभी POK में जो हालात बने हुए हैं, देखने वाली बात होगी कि हालात कब तक सामान्य होते हैं। जैसे कि यासीन जी ने भी कहा है कि बहुत सही है, कुछ ही लोग हैं जो प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखने वाली बात होगी इन कुछ लोगों को भी किस तरीके से संतुष्ट कर पाता है पाकिस्तान, क्योंकि प्रदर्शन जो है दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। फिलहाल इस चर्चा में आज इतना ही, और यासीन जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। SK मलिक जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। अनुज माथुर जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो अब देखने वाली बात होगी कि पाक की इस क्रूरता पर POK में और किस तरह के हालात आने वाले दिनों में बनते हैं।